हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी, या फिर यूपी टेट की कर रहे हैं, या फिर रीट एग्जाम की कर रहे हैं? तो इस बार आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। मतलब मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये हमारी क्लास रहने वाली है, क्लास नंबर 14, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, सीडीपी यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी विकास जो चैप्टर हमारा है, उसके कुछ ओवरऑल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको 100 टाइम रिपीट होते मिलेंगे। फिलहाल के लिए जितने भी मैंने सेशन दिए हुए हैं, सभी में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तब भी आपके मतलब वही 4-5 नंबर जो है सीटेट में एकदम क्लियर हो जाएंगे। और सीटेट तो इस बार आपका 100% क्लियर हो जाएगा। मैं डेली से 6 से 7 बजे के बीच में क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, डेली पर डेली। चलिए फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, सीडीपी की क्लास नंबर 14 में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखो मेरी जहां तक कोशिश यही रहती है कि हम पूरे चैप्टर को एक सेशन में कंप्लीट कर दें, लेकिन फिलहाल के लिए क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम हर सेशन में उन्हीं क्वेश्चन को उठा रहे हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए ये टॉपिक आज हमारा क्लियर हो ही जाएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा, नहीं भी करेंगे तब काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा, है ना। चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सारी पीपीटी हमारे पीपीटी मास्टर ने बहुत बढ़िया तरीके से बनाई हुई है, यानी सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ओवरऑल कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिएगा पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। पढ़िएगा जरा, और हर क्वेश्चन को देखो हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा आपको पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे, यानी खुद से रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं हो सकती, है ना। वही हो सके तो आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, या फिर आप नोट्स बनाइए। एक टाइम के बाद में आपको रिवीजन तो करना पड़ता है ना। चलिए पढ़िए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत कारक है जो विकास को प्रभावित करता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फैक्टर यानी वंशानुगत कारक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन, जो मतलब जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, जो चीजें हैं ना, उनके गुणों की बात कर रहे हैं, वंशानुगत गुणों के कारकों की बात कर रहे हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया को जो प्रभावित करते हैं, वो कौन सा ऐसा कारक हो सकता है, बताइए। देखो सामाजिक नीतियों की बात करें तो सामाजिक ये समाज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं करेगी जो वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा हो, ऐसी तो कोई बात नहीं यहाँ पे है। शैक्षणिक संस्थान यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जा रही है कि कोई संस्थान, कोई स्कूल, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं ना। तो यहाँ पे वंशानुगत यानी की बात हो रही है, हेरिडिटी की बात हो रही है, किसकी, आनुवंशिकी की बात हो रही है। तो सांस्कृतिक प्रथाएं, कोई प्रथा की बात हो रही, कोई रिवालिता की बात चल रही है कि ये प्रथाएं चलती हुई आ रही है, इनको खत्म होना चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, जैविक परिपक्वता, यानी सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, यानी हेरिडिटी के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी के बारे में बात कही जा रही है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कारक है जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंडेड होते हैं, जो उनको गॉड गिफ्टेड, यानी जो उनके गॉड गिफ्टेड नहीं कह सकते, जो उनके पेरेंट्स के थ्रू उनको मिला होता है विरासत में, है ना, वो सकते हैं। कुछ चीजें हेरिडिटी के थ्रू यानी आनुवंशिकी के थ्रू माता पिता की जो होती है बच्चों में आ जाती है ना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ऐसा कौन सा कारक था जो किसमें प्रभावित करता था, वंशागुण। देखो वंशानुगत आ गया, इसके माध्यम से हम आराम से समझ सकते थे कि वो हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा मैं कि प्याजे नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी उन्होंने आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है। किसने, प्याजे नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। कैसा होता है, बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, जो खुद से खोज करता है, अन्वेषण करता है ना। तो ये बात है किससे रिलेटेड है, प्याजे से। और एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है वैगोत्स्की, जिनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन दे चुके हैं। अगर आप सर्च मारेंगे सीटेड बाय अमित सर, सीटेड बाय अमित सिंह, जो भी क्लासेस चाहिए आपको इजीली मिल जाएगी। फिलहाल के लिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वैगोत्स्की की बात करें तो वैगोत्स्की भी एक रचनाकार है जिन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत रोल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है कल्चरल टूल को, लेकिन प्याजे ने हेरिडिटी को बहुत महत्वपूर्ण बताया हुआ है। क्लियर इतनी बात। चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, विकास चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए। बच्चों का विकास होता है, कैसे होता है बच्चों का विकास, यहाँ पे बहुत सिंपल बात बोली गई है कि बच्चे जो होते हैं उनका विकास कैसे होता है। सार ठोस ऐसा कुछ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैर की उंगली से या सिर से होता है, चरम सीमाएं केंद्र। देखो पहली बात करी जाए विकास की, अगर बात करी जाए कि विकास जो होता है वो कैसे होता है, देखो पहले आप क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आप लेवल को बढ़ाते हुए चले जाते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी सिंपल से जटिल की ओर आप जाते हो। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी विकास डेवलपमेंट जो होता है
पहले आप छोटी छोटी चीजों को सीखते हो, फिर धीरे धीरे आप लेवल को बढ़ाते हुए बड़ी बड़ी चीजों तक आप आसानी से पहुंच जाते हो, है ना। तो विकास कैसा है, विकास की प्रक्रिया जो है वो कैसी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं आगे। देखो अब यहां पे क्या बात बोली गई, एक हमें क्वेश्चन दिया गया है जहां पे हमें अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मुझे बताइए अभिकथन सही है, कारण सही है, और दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है, ये बात यहां पे बोली जा रही है। तो आप सिंपल इजीली समझ सकते हो कि जब से सीटेट चालू हुआ है तब से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। मतलब पहले क्वेश्चन थोड़ा इजी तरीके से पूछते थे, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे रहा है। जैसे इन्होंने अभी क्या कर दिया, एक कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया, मतलब कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया है। तो अभिकथन में इन्होंने क्या बोला, उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे, यानी जो पैसे वाले घरों के बच्चे होते हैं। देखो क्या बहुत सिंपल बात बोली गई है कि जो पैसे वाले घरों के बच्चे होते हैं, कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अच्छे तरीके से बिताते हैं। देखो यहाँ पे वैसे तो अगर रियल लाइफ से रिलेट करते हुए इसके बारे में बोला जाए, जो पैसे वालों के बच्चे होते हैं उनका जीवन जो होता है वो कम मिडिल क्लास फैमिली से अकॉर्डिंग या उनकी अपेक्षा थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे ये बात बोली गई, क्या आप बताइए ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। देखो यहाँ पे अगर सही तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है, जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, और इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में भी इसको भी सही बताया हुआ है कि ये रीजन सही है कि भाई जो पैसे वाला बच्चा है, जिनकी काफी आय है ना, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा सा अलग होते हैं। रोज होटल में जाना, ये करना वो करना, खाना पीना चलता रहता है उनका, लेकिन मिडिल क्लास वाला एक बार सोचता है ना, तो उनके बच्चे थोड़ा अलग होते हैं। ठीक बात है, यहाँ पे जहां तक की बात देखी जा रही है। आगे लिखा हुआ है कारण में कि बचपन सार्वभौमिक नहीं है और बचपन में बहुत विविधता होती है। बिल्कुल सही बात करें कि बचपन जो होता है वो सार्वभौमिक नहीं है हमेशा बचपन नहीं रहने वाला है, कभी आप बड़े भी हो जाएंगे। और क्या करें, और बचपन में बहुत विविधताएं होती है। बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी ना होंगे, सभी में विविधताएं होती हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। ये थोड़ी ना कि सभी की बुद्धि एक जैसी होगी, सभी का विकास एक साथ होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो प्याजे ने भी विकास को चरणों में बांट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स बात नहीं है कि आप बड़े हो रहे हो साथ में आपका दोस्त भी बड़ा हो रहा हो, आप में मेच्योरिटी आ रही, दोस्त में मेच्योरिटी आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि बचपन सार्वभौमिक नहीं है, कोई भी चीज सार्वभौमिक नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाली, एक टाइम के बाद में वो वही है ना बेटा। तो ये तो हमारा ए ऑप्शन, यानी दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए के लिए सही भी है। तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्लियर, ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। क्लियर इतनी बात, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो थोड़ा समझते रहो यार। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बोली गई है, समझिए आगे, पढ़िए जरा और आंसर देने की कोशिश कीजिए हो सके तो। लिखा हुआ है कि एक बच्चा पिंसर ग्रिप का उपयोग करके, क्या लिख रहा है कि एक बच्चा जो है वो पिंसर ग्रिप का उपयोग करके क्या कर रहा है, मटर उठाना सीखने से पहले बड़ी चीजों जैसे गेंद को हाथों से पकड़ना सीखता है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है, यानी एक बच्चा जो है जो क्या कर रहा है कि पहले बड़ी चीजों को पकड़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या कर रहा है, छोटी चीजों पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पहले बड़ी जो है मतलब कि मांसपेशियों का यूज कर रहा है, जब बड़ी मांसपेशियों का यूज करेगा तो क्या होगा, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करी जाए, किसकी, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जिस ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पहले आप बड़े सी चीजों से छोटी पर जा रहे हो ना, वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो संतुलन की बात यहाँ पे प्याजे करते हैं, संरक्षण की बात यहाँ पे नहीं करी, सेफेलोकार्डन सिर से पैर की ओर विकास की बात तो यहाँ पे करी नहीं जा रही थी। एक ही ऑप्शन बचा था प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या लिखा, प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्लियर इतनी बात, यानी पहले आप बड़ी मांसपेशियों का यूज कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आप छोटी छोटी मांसपेशियों पे जा रहे हो, तो उसकी बात यहाँ पे बता रहे थे। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात बोली जा रही है। पढ़िए फटाक से क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। शहरी बच्चों के पहनावे, बोलचाल, व्यवहार आदि की नकल ग्रामीण करते हैं, यानी जो शहर में बच्चे रहते हैं उन बच्चों की जो नकल करते हैं क्या, ग्रामीण लोग जो गांव में रहते हैं। तो कितनी बढ़िया बात बोली गई है कि जो शहर में बच्चे रहते हैं उनके पहनावे को और गांव के लोग क्या करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे बोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ अनुकरण का नियम शामिल है। बताइए इनमें से कौन सा नियम जो है वो अनुकरण में, मतलब अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी को कॉपी करना, है ना। तो यहाँ पे वही बात बोली जाए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे ये बात बताई जा रही है, सिद्धांत लागू हो रहा है, ये अनुकरण किस में लागू हो रहा है, क्या वो उच्च से निम्न की ओर है, निम्न से उच्चतर की ओर है, आंतरिक से बाह्य। देखो आंतरिक से बाह्य की बात यहाँ पे करी नहीं गई, बाह्य से आंतरिक की बात है, निम्न से उच्चतर की बात थोड़ी ना है, ये उच्च से निम्न की ओर बात हो रही है। किसके, किस सिद्धांत में बात हो रही है, कह रहे हैं ग्रामीण कहते हैं यहाँ अनुकरण का नियम शामिल है, किसका, उच्च से नियम की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर ये शामिल है कि उनको कॉपी कर रहे हैं वहां पे, है ना। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा।
मारिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोल रहे हैं ये। पढ़िए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक बास्केटबॉल टीम के लंबे उम्मीदवारों का चयन करता है। यानी देखो शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन प्रशिक्षक, बास्केट वाले प्रशिक्षक और एक टीचर जो है जो क्या करे, मतलब कि टीचर कौन सा है यहाँ पे, जो बास्केटबॉल एक्टिविटी टीचर है, जो एक्टिविटी कराता है, बास्केटबॉल खिलाता है, पीटीआई मान लीजिएगा, है ना। तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक बास्केटबॉल टीम के लिए लंबे उम्मीदवारों का चयन करता है, यानी वो उस टीचर जो है उन उम्मीदवारों का चयन करता है जो लंबे हैं, कैसे, जिनका कद, इनकी हाइट लंबी है, उम्मीदवारों का चयन करता है। सभी खिलाड़ियों का कद उनके कारण हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा रीजन है जिसके द्वारा सभी खिलाड़ियों का कद जो है वो ऊंचा हो सकता है, बताइएगा। है क्या वो पर्यावरण का रोल हो सकता है, आनुवंशिकी का रोल हो सकता है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का रोल हो सकता है, प्रशिक्षण का रोल हो सकता है। बताइए, क्या पढ़ा दिया गया है इस वजह से वो लंबे हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं इसलिए वो परिपक्व हैं। कोई छोटा व्यक्ति मैच्योर नहीं होता क्या यहाँ पे, पर्यावरण के कारण यानी इन्वायरमेंट में ऐसा हो गया कुछ कि वो लंबे हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी, उनके माता पिता के द्वारा उनको क्या मिला हुआ है, उनके जेनेटिक्स के थ्रू, यानी माता पिता के गुण जो है बच्चों में आने, वो उन पे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है ना कि बच्चा कैसा बड़ा और कैसा नहीं हो रहा है। तो ये कभी कभी क्या 100 टाइम ये होता ही है कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चे जाते हैं, बड़े होते हैं ना। कभी कभी ऐसा, ये हमेशा नहीं होता, ये मत समझना कि पहलवान के बच्चे पहलवान होते हैं, बट यहाँ पर ज्यादातर किस सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो ये आनुवंशिकी है ना, हेरिडिटी के थ्रू ऐसा होता है, ना कि प्रशिक्षण के थ्रू, मैच्योरिटी के थ्रू। यहाँ पे वही बात करी जा रही है। और हेरिडिटी के बारे में आपको बता ही चुका हूं। देखो विकास जो होता है, अगर बात करें विकास यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है, वो इन्वायरमेंट, किसकी, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के अलावा और हेरिडिटी के कैसी होती, गुणनफल के बराबर होती है। यानी जो हमारा पर्यावरण और अनुवंशिकी जो है वो गुणनफल होता है, किसका, विकास का, डेवलपमेंट का। चलिए बी ऑप्शन जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोल रहे हैं ये। पढ़िए फटाक से। एक किशोर में, किशोर का मतलब बच्चा जब बड़ा हो जाता है एडोलेसेंस में, यानी किशोरावस्था में जब आ जाता है, 11 से 18 वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक किशोर में अपने प्रति निष्ठा की भावना विकसित होती है। एक किशोर यानी जब बच्चा किशोरावस्था में आता है, देखो किशोरावस्था से कई क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। एक किशोर में अपने प्रति निष्ठा की भावना विकसित होती है। अपने प्रति निष्ठा यानी अपनी पहचान बनाना है, अपना ये करना है, अपना वो करना है। तो ये सारी भावनाएं कब आती है, कह रहे कि विकसित कब होती है, माता पिता के साथ बैठते हैं तब, भाई बहन के साथ, साथियों के साथ, शिक्षक के साथ। देखो किशोरावस्था में बच्चा जो होता है सबसे ज्यादा अपने पीयर ग्रुप्स के साथ रहता है, अपने सहपाठियों यानी अपने हम उम्र के साथ रहता है। किसके साथ, हम उम्र के लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। यहां तक कि वो अपने घर वालों की बात भी कभी कभी नहीं मानता है, जबकि अपने दोस्तों की बात मानता है जब वो किशोरावस्था में आता है। यहाँ पे ये बात बोली जाए तो सी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि किशोरावस्था में बच्चों के या बालकों यानी व्यक्तियों के अंदर ज्यादा चेंजेस होते हैं। उस टाइम पे बच्चा जो होता है वो क्या करता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ में रहना ज्यादा पसंद करता है, अकॉर्डिंग यानी अपने फैमिली के कंपैरिजन में अगर उनका बताना चाहे तो परिवार के अलावा वो दोस्तों यारों के साथ में ज्यादा घूमता फिरता है किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोल रहे हैं ये। चलो पढ़िए। लिखा हुआ है कि अपराध और समस्याग्रस्त व्यवहार के इतिहास वाले किशोरों का संकेत है। यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, पढ़िए जरा, कि अपराध और समस्याग्रस्त व्यवहार के इतिहास वाले किशोरों का संकेत, यानी अपराध और समस्याग्रस्त व्यवहार के इतिहास वाले किशोरों का संकेत किस साइड से होता है। पहचान संबंधी भ्रम होता है, पहचान की स्थिति होती है, पहचान संकट होता है, नकारात्मक आत्म पहचान। देखो मैंने अभी बताया था कि इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, अपनी पहचान के बारे में सोचते हैं, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे नकारात्मक आत्म पहचान की बात कर रहे हैं, किसकी, देखो समस्याग्रस्त और अपराध की बात हो रही थी, इसलिए नकारात्मक थॉट की वजह से हो सकता है और आत्म पहचान की वजह से होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। देखो ये ऑप्शन गड़बड़ है नहीं, कोई भी ऑप्शन गड़बड़ नहीं हो सकता। आप जो है ये सारी सारी ऑफिशियल आंसर की है। देखो ये सब पढ़ाई चलती रहेगी, मेरी बात मानने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मैं एम अ लर्नर, मैं हमेशा कहता हूँ सीखते रहिए और सिखाते रहिए। आज इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, 4 दिन के बाद में इतना कंपटीशन आ जाएगा कि आप खुद देखिए, आपकी आंखों के सामने इतनी भीड़ होगी यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता आपको, है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने काम करने की जरूरत है। हो सके तो देखो पढ़ाई का इंपॉर्टेंस बनाए रखिए, पढ़िए, समझते रहिए चीजों को, बट अपना काम भी करिए साथ साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई को लेके ही 40 साल तक बैठे रहे, कि हमारी 40-50 साल की उम्र होगी तब तक हम पढ़ते ही रहें। फिर अपनी लाइफ भी होती है यार, अपना भी जीवन है, अपने भी कुछ सपने हैं, तो उनको भी पूरा करना है। ऐसा नहीं जीवन भर पढ़ाई करते रहना है। मैं इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं कर रहा हूँ एजुकेशन के, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस साथ में अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते रहिए।
है ना। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िए जरा, लिखा हुआ कि एक छात्र नृत्य प्रदर्शन में अपनी आंखों और हाथों का समन्वयन करने में सक्षम होता है। यानी यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं कि एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, नृत्य प्रदर्शन में यानी जहां पे नृत्य हो रहा होता है ऐसी चीजों में अपनी आंखों और हाथों का समन्वयन करने में सक्षम होता है। इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार विकास है। कौन सा ऐसा विकास है जो इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है कि अपनी आंखों और अपने हाथों पर कंट्रोल है, उसको सक्षम होता है समन्वय करने में, कंट्रोल यानी बैलेंस करने में सक्षम होता है। तो वो कौन सा भी, देखो संज्ञानात्मक विकास की यहाँ पे बात नहीं हो रही, आप इलिमिनेट कर दिया करो आंसर को। संज्ञानात्मक यानी संज्ञान की बातें, आपके दिमाग की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही कि दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, ये करना है वो करना है, तो ये वो कोई बात नहीं है। बुद्धि की बात यहाँ पे करी नहीं कि बुद्धि आपकी आईक्यू लेवल कैसा है, कम है, ज्यादा है। संवेदी विकास की 0 से 2 वर्ष का जो समय होता है, जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है तो संवेदी परक अवस्था होती है, तो उसकी बात यहाँ पे कर नहीं रहे। एक ही बच्चा हमारे पास मोटर विकास, यानी मोटर विकास एक ऐसी अवस्था है जहां पे बच्चा जो होता है अपनी आंखों और अपने हाथों पर समन्वय करने में सक्षम होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। जब आपको आंसर ना आया करे तो आप सारे ऑप्शन पढ़ के क्वेश्चन को तुरंत एलिमिनेट कर दिया, आंसर को फटाक से आप निकाल लोगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में आई थिंक, है ना। जरा पढ़ के आंसर करिए कमेंट में क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे, पढ़िए जरा देखो। यानी कि इसमें घनिष्ठ मित्रता को दर्शाया गया है, यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जहां पे बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जहां पे बच्चा जो है वो अपने दोस्तों और यारों के साथ में रहना ज्यादा पसंद करता है। क्या वो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या मध्य बाल्यावस्था है। मैंने अभी आपको बताया था कि किशोरावस्था एडोलेसेंस एक ऐसी अवस्था है, ऐसी स्टेज होती है जहां पे क्या होता है बच्चा अपने मित्रों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। 11 से 18 वर्ष की उम्र जो है वो किशोरावस्था की है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग देखा जाए, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग तो क्या नाम है 10 से 19 वर्ष की जो आयु है वो किशोरावस्था की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। और अभी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बता दिया कि आप किसी भी बच्चे को मार तोड़ नहीं सकते, मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, ये अलाउ नहीं है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली गई है। पढ़िए फटाक से क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या बात यहां पे बोल रहे हैं। देखो लिखा हुआ है कि विकास जीव में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है, कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। क्या ये सही है? मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये कथन जो दिया गया है क्या ये सही है? जहां पे क्या पूछा गया है कि विकास जीव में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है भाई, ये बात सिंपल, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है वो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल आज जैसी वो हमेशा ऐसी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉइंट तो ठीक है। आगे आगे आइए, क्या लिखा हुआ है कि किसी भी, यहाँ पे कार्ड में क्या बताया गया है, इसका कार्ड क्या दिया गया है कि किसी भी जीव के विकास में वृद्धि क्षमता, परिपक्वता और पर्यावरण के साथ शामिल है। ठीक बात है, यानी कोई भी जीव जो होता है विकास में वृद्धि भी होती है, क्षमता भी, किस अकॉर्डिंग यानी काम करने की क्षमता, परिपक्वता, मैच्योरिटी, ये सब पर्यावरण के साथ आती है। देखो पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल, डेवलपमेंट की बात करी जाए, विकास की अगर बात करी जाती तो इंपॉर्टेंस बहुत होता है किसका, पर्यावरण का। यानी हमारे आसपास के लोग कैसे हैं और हम उनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे बोल चाल रहे हैं, तो ये हमारे विकास की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंस देता है ना। तो दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही, ए और यानी क्या लिखा हुआ, ए और बी दोनों सही है, यानी क्या ए और बी दोनों सही है और कथन बी है ए के लिए पर्याप्त है। ठीक बात है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली जा रही है। मैं तेज स्पीड में आज इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में हमें ये कहा है कि आप थोड़ा धीरे बोला करिए, बहुत तेज बोलते हैं समझ नहीं आता, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं धीरे धीरे आपसे बात कर सकूं, समझ सकूं चीजों को। चलिए लिखा हुआ कि बचपन के अंत में बच्चे के शारीरिक विकास के संबंध में गलत कथन को पहचाने। यानी यहाँ पे कौन सी बात करें, बचपन का अंत हो रहा है, यानी बचपन आपका खत्म हो रहा है, उस टाइम पे शारीरिक विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है। यानी हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि जिस टाइम बच्चे का बचपन खत्म हो रहा होता है उस टाइम के लिए गलत कथन कौन सा है, इन्होंने पूछा है। दूध के दांतों के सेटों को स्थायी सेट में बदल दिया, ठीक है बात है भाई। देखो यहाँ पे गलत कैसे, ये तो सही बात है कि दूध के दांत टूट जाते हैं एक समय के बाद में और स्थायी दांत जो होते हैं वो निकलने लगते हैं, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें गलत के साथ जाना है। हस्तकला का कौशल विकसित होगा, भाई हाथों से जल्दी जल्दी आप लिखना सीख जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कलाएं करना सीख जाओगे, तो ये भी बात ठीक है। आगे देखिए, लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है,
ऐसा है क्या? लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक सी ऑप्शन में क्या दिखा है कि लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है। बताइए गलत कथन, देखो ये गलत बात लिखी गई है, हमसे गलत पूछा गया तो यही गलत है। देखो वैसे तो बात कीजिए तो लड़कों की लंबाई लड़कियों से, आपके माइंड में चला हो लड़कों की लंबाई लड़कियों से ज्यादा होती है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया है कि बचपन के अंत में, जैसे बचपन खत्म होता है उस टाइम पे लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की हाइट थोड़ा जल्दी बढ़ती है, मतलब उनका डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी होता है, मैच्योरिटी उनमें थोड़ी जल्दी आती है जब बचपन खत्म हो रहा होता है, उसकी बात कर रहे हैं, बाद की नहीं। कंफ्यूज ना हो ना, तो यहाँ पे ये गलत कथन है, तो यही हम जाएंगे इसके साथ में सी ऑप्शन के साथ में। लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है, लड़कियों की लंबाई लड़कों, तो ये बात तो यहाँ पे नहीं, सॉरी ये तो बात सही है यहाँ पे भाई, ये बात तो एकदम सही है, लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है, इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज ना लेना क्वेश्चन को, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बचपन के अंत की बात हो रही थी। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोली जा रही है। ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बना रहा हूं, अगर आपको लग रहा हो कुछ भी ऐसा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से उठा लूंगा और मैं आपको ऑफिशियल आंसर की का स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूं अगर आपको डाउट लगे। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में कि व्यक्ति चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखता है, उनके पास परिपक्वता, यानी ऐसी कौन सी मैच्योरिटी परिपक्वता की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखता है, यानी रियलिटी में देखता है, उनके पास कौन सी परिपक्वता होती, कौन सी मैच्योरिटी होती, क्या वो सामाजिक होगी, व्यवहारिक होगी, भावात्मक होगी, नैतिक होगी, चीजों को रियल लाइफ से रिलेट कर रहा है तो परिपक्वता वहां पे भावनाएं, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है, तो सी ऑप्शन जो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात बोली जा रही है। पढ़िएगा, ये क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया दिया हुआ है और ये कई बार रिपीट हुआ है सीटेट में, पढ़िए जरा इसको और जवाब जरूर दीजिए कि इसमें क्या आंसर होगा। कितने वर्ष की आयु में बच्चों का शारीरिक वृद्धि अधिकतम दर पर होती है, यानी ऐसी डेवलपमेंट यानी विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है बहुत तेजी से होता है, क्या वो 0 से 2 वर्ष है, 0 से 2 वर्ष, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 0 से 6 2 से 6 वर्ष है या फिर 2 से 6 वर्ष है। देखो बात करी जाए 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है सेंसरी मोटर यानी प्रारंभिक बाल अवस्था की बात करें, यानी ये कौन सी संवेदी परक अवस्था होती है, कौन सी संवेदी परक अवस्था, सेंसरी मोटर इसको बोलते हैं। इस टाइम पे बच्चे का विकास जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है 2 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक उसका विकास सबसे ज्यादा होता है, ये बात लिखित है, तय है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बात बोल रहे हैं ये। किशोरावस्था शब्द का अर्थ क्या होता है, देखो कितनी सिंपल बात बोल दी कि एडोलेसेंस मींस क्या होता है, यानी क्या बात है, किशोरावस्था का मतलब पूछा गया है, इससे सिंपल क्या ही आपसे पूछेगा वो। किशोरावस्था शब्द का मतलब क्या है, विकास करना होता है, बनाना होता है, सोचना होता है, बढ़ना होता है। देखो किशोरावस्था का मतलब होता है टू ग्रो, ग्रो का मतलब यानी आपके अंदर चीजें मैच्योरिटी आ रही है, आप बड़े हो रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो ना तो सोचने की बात है, ना बनाना, ना विकास करना, तो एक ही ऑप्शन है बढ़ना। ट्रू ग्रो का मतलब क्या है कि आपका विकास हो रहा है, आप बड़े हो रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बात बोली जा रही है। देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बोली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं देखो हो सकेगा तो मैं जल्द से जल्द इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश में भी स्लाइड रखा करूंगा और हिंदी में भी रखूंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम है नहीं हम लोगों के पास में कि हम एक साइड इंग्लिश में रख सकें एक साइड हिंदी में रख सकें, क्योंकि काम तो बहुत होता ही होता है और मैं अभी स्कूल को भी ज्वाइन किए हूँ, तो मेरे पास तो बिल्कुल समय है ही नहीं कि मैं पीपीटी और आपसे इंग्लिश में भी रखूँ हिंदी में भी रखूँ, इतना बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मैं अभी वन लैंग्वेज में ही ला पा रहा हूँ, बाइलिंगुअल नहीं कर पा रहा हूँ, ये हमारी कोशिशें रहेंगी। चलिए लिखा हुआ है कि रीमा एक 3 साल की लड़की, यानी कि लड़की है जो 3 साल की है, जो शहरी इलाके में पली बड़ी हुई है, यानी कि लड़की जो है वो 3 साल की लड़की है जो शहरी इलाकों में पढ़ी बली है, वह ठीक से बोल नहीं पा रही है। क्यों भाई, शहरी इलाकों में पढ़ी बली तो क्यों नहीं बोल पा रही है, 3 साल की लड़की शहरी इलाकों में बड़ी ठीक से बोल नहीं पा रही है। उनके माता पिता दोनों अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हैं। हाँ बात सिंपल बोल रहे हैं यहाँ पे कि माता पिता जो है वो नौकरी में व्यस्त है, वो ध्यान नहीं दे पा रहे अपनी बच्ची पे। क्या लिखा हुआ है, बच्ची की देखभाल एक घरेलू सहायिका ने करती है, यानी घर में जो मेड आती है वो सहायता करती है, बच्चे की घरेलू देखभाल करने के साथ साथ वही उसको देखती है, जो उसकी अच्छी से देखभाल करती है, नहीं उसकी अच्छे से देखभाल करती है लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं करती है। रीमा को ज्यादातर समय सुलाया जाता है। रीमा के बिगड़े भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिक जिम्मेदार है। देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं
माता पिता जो है वो जॉब कर रहे हैं, लड़की जो है उसको मेड जो काम करने घर में आ रही है वही थोड़ा बहुत उसको देखती है और ज्यादातर रीमा को सोना पड़ता है, सोती रहती रीमा है। तो उसकी भाषा प्रॉब्लम में, बोलने चालने में प्रॉब्लम किस बात से हो रही है, तो बताइए वहां पे किस बात की इंपॉर्टेंस है? क्या वो हेरिडिटी है, क्या वो पर्यावरण है, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों है, या परिपक्वता है? देखो भाई, जब बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो क्या नाम बोलने चालने में दिक्कत हो रही है, तो जो है जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगा, उसका आसपास का एनवायरमेंट बहुत रोल निभाएगा ना, उसका पर्यावरण कैसा है वो बात ज्यादा निभाएगी कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बात, अगर ये बच्ची ज्यादा सोती ना होती, है ना, बात कर रही होती, उसके मम्मी पापा उसको देख पा रहे होंगे, तो इसके लिए इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये पर्यावरण उसको सही से इन्वायरमेंट नहीं मिला हुआ है, उसकी इसकी बात हो, ऐसा नहीं कि उसको माता पिता से ये चीजें मिली नहीं है आनुवंशिकी में कि वो बोल ना पाए कभी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्वायरमेंट उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सही से नहीं इंटरेक्ट कर, नहीं बोल पा रही, नहीं सीख पा रही चीजों को, है ना। तो भाषा का अधिगम का मतलब ये होता है कि जब आप, अधिगम का मतलब होता है कि जब आप रूल रेगुलेशन सीखते हो, लेकिन अर्जन का मतलब है कि जब आपने अपने स्वाभाविक तरीके से अपने समाज के द्वारा सीखते हो, तो वो अर्जन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बात बोल रहे हैं ये, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला, आनुवंशिकता प्रकृति में जैविक है। आनुवंशिकता जो है वो जैविक है, बिल्कुल सही बात है। आनुवंशिकता भाई हेरिडिटी है, माता पिता से मिलने वाले लक्षणों के बारे में बात की जा रही है। उसी प्रकार पर्यावरण प्रकृति में कैसा होता है, देखो आनुवंशिकता जो है वो प्रकृति में जैविक है, जैविक का मतलब हेरिडिटी है, हेरिडिटी से रिलेटेड है, आनुवंशिकता से रिलेटेड है। लेकिन पर्यावरण प्रकृति में कैसा है, बताइए जरा, पर्यावरण कैसा है प्रकृति में? क्या वो शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है, समाजशास्त्री है? देखो इन्वायरमेंट की बात तो सोशल ऑब्वियसली आसानी से समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। पर्यावरण जो है वो समाजशास्त्री होता है, समाज से रिलेटेड होता है ना, तो सोशल कैसा होगा, सोशोलॉजिकल होगा, कैसा होगा, समाजशास्त्रीय होगा। भाई यहाँ पे ना दार्शनिक की बात हो रही, ना मनोवैज्ञानिक की बात हो रही, और ना शारीरिक की बात हो रही है, समाज की बात हो रही, पर्यावरण की बात हो तो समाजशास्त्री होगा ना। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बात बोली जा रही है। पढ़िए फटाक से और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है। देखो एक व्यक्ति का मानना है, क्या मानना है जरा देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का मानना है कि पालन पोषण उसके बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वह इसके महत्व से सहमत नहीं होंगे। देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो मानता है कि बच्चा जो होता है बचपन में अगर उसका सही से लालन पालन खालन जो है, जो भी खान पीन उसका अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, उसको पोषण अच्छे से नहीं मिला हुआ है, तो उसका विकास जो है सही से नहीं हुआ होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया में गहरा प्रभाव डालता है और वह महत्व जो है वो सहमत नहीं होंगे। कौन से ऐसे जो यहाँ पे कारक दिए गए हैं वो इस बात से सहमत नहीं है, तो वो आनुवंशिक है, मनोवैज्ञानिक है, या भावात्मक है, या उपरोक्त सभी है। देखो आनुवंशिक कारक जो होंगे वो इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आनुवंशिकी वाले तो ये कह रहे होंगे कि इसको माता पिता से ही नहीं ऐसी चीजें मिली हुई है कि ये लंबा हो जाता, बड़ा हो जाता, मोटा हो जाता है ना। तो ये चीजें, यही कारक जो है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इससे सहमत नहीं होगा इस बात से, है ना, कि जो है क्या नाम, पालन पोषण जो होता है उनके डेवलपमेंट में, विकास पे जो है प्रभाव डालता है। तो इन्वायरमेंट कारक जो है, यानी सॉरी हेरिडिटी का कारक जो है ये सहमत नहीं होगा। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 में क्या बोल रहे हैं ये। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 को जरा फटाक से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि क्या यहाँ पे बात बोल रहे हैं ये, पढ़िए जरा। अरे भाई मान जाओ सही से, पढ़िए। लिखा हुआ है कि एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी एक बच्चा जो है उसके डेवलपमेंट में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है। यानी बच्चे का विकास जो होता है उसमें जो आनुवंशिकी है और पर्यावरण है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, साथियों और जीन्स का सापेक्ष योगदान गुणात्मक योगात्मक नहीं है। आनुवंशिकता और पर्यावरण एक साथ संचालित नहीं होते हैं। एक प्रवृत्ति पर्यावरण से संबंधित होती है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता की आवश्यकता होती है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं, ऐसी बात है भाई। यहाँ पे सत्य बात पूछी गई थी, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों बच्चे के विकास में 50% योगदान, ऐसा कुछ नहीं होता है। 50% योगदान नहीं होने यहाँ पे बोला गया है कि 100% बोला गया है। एक प्रवृत्ति पर्यावरण से संबंधित होती है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता नहीं, यार ऐसा कुछ नहीं, दोनों का बराबर बराबर रोल है। आनुवंशिकता और पर्यावरण एक साथ संचालित नहीं होता, ऐसा कैसा हो सकता है, दोनों का प्रभाव रहता
है साथियों और जीन्स का, देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, साथियों का मतलब समाज, यानी जो उसका समाज है, वातावरण है, इन्वायरमेंट है, और जीन्स का मतलब क्या, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी, आनुवंशिकी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी हेरिडिटी जो है के सापेक्ष योगदान, योगात्मक नहीं, योगात्मक का मतलब एडिशन नहीं है, कैसा एडिशन नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोल दी गई है। मैंने अभी आपको बताया था कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो इन्वायरमेंट इनटू और हेरिडिटी के गुणनफल होती है, ना कि एडिशन, योग नहीं होता है, यानी जो पर्यावरण या होता है और आनुवंशिकी जो है वो योग नहीं है, गुणात्मक है, कैसा है, सॉरी मतलब गुणनफल के बराबर होता है विकास के, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी जो है वो गुणनफल के बराबर होती है विकास के, ना कि एडिशन के। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, जवाब जरूर दीजिए कि इसके बारे में क्या बात यहाँ पे बोली गई है। सबसे हटके क्वेश्चन मैंने रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है थोड़ा सा अलग है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया से नहीं है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है, यानी बच्चे के लिए निःशुल्क यानी फीस नहीं पड़ने वाली उस पर, एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी शिक्षा मिलनी चाहिए उसको, ऐसे में अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है, क्या वो 6 से 14 वर्ष है, 7 से 13 वर्ष है, 5 से 11 वर्ष है, या 6 से 12 वर्ष। देखो 6 से 14 वर्ष की आयु जो होती है जहां पे बच्चे के लिए ये अधिकार उसको प्राप्त है कि उसको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। क्लियर? आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए। ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, और आपको किस टॉपिक पे दिक्कत है, कहां पे दिक्कत रह गई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही सीटेट में, चाहे वो हिंदी पेडोलॉजी हो, हिंदी गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, कुछ भी हो, आप तुरंत कमेंट करिए, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो प्लान करेंगे आपके अकॉर्डिंग। चाहे वो साइंस हो, साइंस का भी कोई टॉपिक उठा के आप कमेंट करिएगा जहां पे आपको दिक्कत हो रही हो, और ओवरऑल 20 आपने कितने सही किए वो आप बता के जाइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।